वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोलॉजी वन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था शुक्रजनक नलिका की संरचना के बारे में, और उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो पहली प्रकार की कोशिका हुआ करती थी उसको हमने बताया था जर्म कोशिका, और इसी जर्म कोशिका को हमने बोला था स्पर्मेटोगोनिया, जिससे आगे चल करके शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना। और उसके बाद फिर हमने आपको बताया था दूसरी जो कोशिका थी उसको हमने कहा था सर्टोली कोशिका, और सर्टोली कोशिका क्या करता था, शुक्राणुओं को पोषण देता था। यदि कोई शुक्राणु डैमेज हो जाता था तो उस डैमेज शुक्राणुओं का भक्षण करता था। ये सब काम किसके हुआ करते थे, सर्टोली कोशिका के हुआ करते थे, है ना। तो आइए आज हम उसके बाद का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग आते हैं यहाँ पर। आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है आपको सहायक जनन ग्रंथि। आपको याद होगा हमने आपको इस चैप्टर के शायद दूसरी क्लास में हमने आपको बताया होगा कि नर जनन तंत्र का जो संरचना होता है उसके अंतर्गत कई अंग शामिल होते हैं, कई छोटे छोटे अंग होते हैं और कुछ सहायक जनन ग्रंथियां होती है। यानी कि अब हम यहाँ पर उस ग्रंथि की चर्चा करने जा रहे हैं जो ग्रंथि जन्म की प्रक्रिया में सहायक होती है, जो ग्रंथि जन्म की प्रक्रिया में सहायक होती है। और इन्हीं ग्रंथियों के बारे में आज हमको पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से यही टॉपिक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले आप इसकी संरचना को देख लें। आप इसकी संरचना को देख लेते हैं, फिर संरचना समझने के बाद आपको ये समझना आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये चित्र आप लोगों को हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बोला था बनाने के लिए, और ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, नर जनन तंत्र का है। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत हमने जो आपको पहला संरचना बताया था वह संरचना था आपका टेस्टिस, है ना। क्या था, टेस्टिस यानी कि वृषण था। वृषण के बारे में मैंने आपको बताया था वृषण की जो संख्या होती है नर जनन तंत्र के अंतर्गत इसकी संख्या जो होती है एक जोड़े होती है। एक जोड़े का मतलब दो, है ना। यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर वृषण की जो संख्या है कितनी है, दो है। अब देखिए प्रत्येक वृषण का जो सबसे यहाँ का बाहरी भाग होता है वो एपिडिडाइमिस या फिर अधिवृषण कहलाता है ना। क्या आप लोगों को दिख रहा है ना। एपिडिडाइमिस जो होता है इसी को लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृषण, जहां पर शुक्राणुओं का भंडार होता है। आइए अब एपिडिडाइमिस के बाद भी बात कर लेते हैं। यहाँ से एक वाहिका निकलती है, एक नलिका निकलती है जिसको लोग बोलते हैं शुक्रवाहक। ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको लोग बोलते हैं शुक्रवाहक बोलते हैं, यानी कि वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। और दोनों वृषण से एक एक शुक्रवाहक निकलता है जो आगे चल करके मूत्र मार्ग में खुलती है। तो देखिए यहाँ से आपका हो गया वृषण, एक जोड़ा वृषण से निकलने वाली जो संरचना हो गई वो क्या हो गई, शुक्रवाहक हो गई। ये शुक्रवाहक देखिए आगे चल करके एक नलिका में खुल रही है, और उस नलिका को हम लोग कहते हैं स्खलन वाहिका। क्या कहते हैं, स्खलन वाहिका। इसको लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मानव का नर जनन तंत्र होता है इसमें आपको तीन प्रकार की सहायक जनन ग्रंथि देखने को मिलती है। और ये तीनों प्रकार की जो सहायक ग्रंथि है कौन कौन सी है हम लोग इसको देखते हैं। जो पहला सहायक जनन ग्रंथि है उसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय के सामने दो लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ है, हाँ आप लोग समझ रहे हैं। इसका अर्थ हुआ इसकी संख्या कितना है, दो है। इसी शुक्राशय को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेमेनल वेसिकल। क्या कहेंगे, सेमेनल वेसिकल। अब देखिए शुक्राशय है ना, जहां पर शुक्रिया द्रव्य पाए जाते हैं, है ना, या फिर वह सहायक जनन ग्रंथि जो शुक्रिया द्रव्य को स्रावित करता हो, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं शुक्राशय। इसकी जो संख्या होती है एक जोड़े होती है, यानी कि दो होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपको ग्रंथि दिख रही है ब्लैक कलर का, ये आपको क्या दिख रहा है, ये शुक्राशय है। ये क्या है, शुक्राशय है। अब आइए ये शुक्राशय देखिए अपने अपने नलिकाओं के माध्यम से एक नली में खुल रही है, जिस नली को हम लोग कहते हैं स्खलन वाहिका। इसको लोग क्या कहते हैं, स्खलन वाहिका कहते हैं। स्खलन वाहिका वह पाथवे होता है, वह रास्ता होता है जिस रास्ते से शुक्राणु और शुक्रिया द्रव्य या फिर उससे संबंधित और भी द्रव्य क्या होते हैं, पास करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में मूत्र पास करने का, है ना, यहाँ पर देखिएगा मूत्र पास करने का और वीर्य पास करने का। वीर्य का मतलब हुआ यहाँ पर शुक्राणु और उसके साथ साथ जो भी द्रव्य होते हैं, इन दोनों द्रव्यों, इन दोनों अवयवों के पास करने का जो रास्ता होता है वो कोमन होता है। वो क्या होता है, कोमन होता है।
हालांकि महिलाओं में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर जो होते हैं, जो जन्म द्रव्य और जो मूत्र होता है, इस दोनों के पास करने का रास्ता एक होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो भाग है पीछे का, इसको लोग मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय भी उसी नलिका में खुल रहा है जिस नलिका में शुक्रवाहक और शुक्राशय भी खुल रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मनुष्य नर होता है इसमें मूत्र पास करने का रास्ता और इसके साथ साथ जो जन्म द्रव्य होते हैं उस दोनों के पास करने का जो रास्ता होता है वो कॉमन पाथवे होता है। और इसी कॉमन पाथवे को हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसी को हम लोग बोल देंगे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनिटल यूरिनोजेनिटल पाथवे या ट्रैक भी आप बोल सकते हो, है ना। ये आपको जो होता है ये ह्यूमन नर में आपको ह्यूमन मेल में आपको देखने को मिलता है। महिलाओं में हालांकि मूत्र पास करने का जो रास्ता होता है वो अलग होता है और जो जन्म द्रव्य होते हैं उसके पास करने का रास्ता अलग होता है। इसलिए ये नर को मादा से अंतर में स्पष्ट करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नर और मादा में ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए तो बताइए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो होता है वो नर या मादा किसमें आपको देखने को मिलेगा? वो आपको मनुष्य नर में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो पहली सहायक जन्म ग्रंथि हो गई वो आपको शुक्राशय हो गई, इसकी संख्या 2 होती है। दूसरी जो सहायक जन्म ग्रंथि होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। और इसकी संख्या केवल और केवल 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और ये सिंहारे की आकृति वाला, है ना, ग्रंथि होता है जो कि मूत्राशय के ठीक नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो पीछे से है और ऊपर से बीच से हमने क्या पास कराया है? मूत्रनलिका को पास कराया है, सॉरी यहाँ पर हमने जब मूत्रमार्ग को पास कराया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि 2 भाग हो गए। लेकिन ऐसी बातें नहीं है ना। जैसे कि यदि हम आपको कह दें बाबू ये मार्कर है तो इस मार्कर से हम इसके सामने में एक और मार्कर रख देते हैं, आपको लग रहा होगा कि इसके 2 भाग हैं। ऐसा नहीं है, इसके 2 भाग हैं। इस यहाँ से क्या हो रहा है? एक नलिका पास कर रही है, इसलिए आपको ये क्या लग रहा होगा? 2 टुकड़ों में दिख रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसकी संख्या 1 होती है और बीचों बीच हमने क्या पास कराया है? यहाँ पास कराया है मूत्रमार्ग, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें 2 लोग हैं। एक्चुअली इसमें 2 लोग नहीं होते हैं, इसमें एक्चुअली जो होते हैं ये आपको वास्तव में इसकी संख्या जो होती है 1 ही होती है। और इसके बारे में पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य होता है। उसके बाद देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक आधार में नीचे के भाग में देखिए दोनों तरफ एक छोटी सी ग्रंथि होती है, क्योंकि उपस्थित तीनों सहायक ग्रंथि से इसका आकार सबसे छोटा होता है और इसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि। इसको लोग क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्रंथि बोलते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद भी हम बात कर लें तो ये तीनों जो जन्म ग्रंथियां होती है, ये तीनों जन्म ग्रंथियां जन्म द्रव्य स्रावित करती है, जो शुक्राणु के साथ मिलकर के वीर्य यानी कि सीमेन का निर्माण करती है। तो ये बातें यहाँ से क्लियर हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं, हम शुक्राशय के बारे में फिर से हम लोग पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, और जो तीसरी ग्रंथि रहती है वो रहती है काउपर्स ग्रंथि। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका वीडियो जो हो बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं हो। हमने शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो बनाने का सोचा, इसलिए यहाँ पर आपको जो है हमने आपको पहले से लिख दिया। यदि आपको रनिंग वीडियो में भी आपको लिखते थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, ये बहुत ज्यादा समय लगता है, हालांकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। आइए अब हम जो है शुक्राशय को समझते हैं। शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय को हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक जोड़ी शुक्राशय आपको देखने को मिल रहा है। यह भ्रूण की उल्फी नलिका का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो शुक्राशय होता है इसका निर्माण किस नलिका से होता है? तो शुक्राशय का जो निर्माण होता है, भ्रूण में एक उल्फेन नलिका होती है, उसी उल्फेन नलिका से किसका निर्माण होता है? शुक्राशय का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये उल्फेन नलिका जो होती है शुक्राशय का निर्माण करती है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? यह ग्रंथि में ऊतकों से स्तरित होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आप यहाँ पर देखिए कि हमने इसको जो है शुक्राशय लिखा है, शुक्राशय बनाया है। तो शुक्राशय की जो आंतरिक दीवार होती है ना, ये जो आंतरिक दीवार आपको यहाँ से दिख रही है, ये जो दीवार होती है, ये दीवार होती है ग्रंथि में ऊतकों की बनी होती है।
ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है जो कि किसी खास रसायन या किसी खास द्रव्य का स्रावन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्राशय की जो आंतरिक दीवार होती है वो ग्रंथिमय ऊतकों से स्तरित होती है। और शुक्राशय का कार्य क्या होता है बाबू? शुक्राशय का कार्य होता है यह शुक्रिय द्रव्य को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है? शुक्रिय द्रव्य को स्रावित करता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल फ्लूइड। अब सवाल आता है सेमिनल फ्लूइड जो होता है शुक्रिय द्रव्य, इसका क्या कार्य होता है? इसके कार्य को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, इस बात को समझते हैं इसमें पाया क्या जाता है और कुल वीर्य का यह कितने प्रतिशत भाग बनाता है। यह जो होता है कुल वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है। यानी कि सीमेन, जो टोटल सीमेन का वॉल्यूम होता है, उस टोटल के सीमेन के वॉल्यूम में इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है? 60 से 70% भाग। यानी कि एक सीमेन का बहुत ही बड़ा भाग, अधिकांश भाग का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? शुक्रिय द्रव्य से होता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। शुक्रिय द्रव्य का सीमेंट के निर्माण में 60 से 70% योगदान होता है। अब आइए इसके बाद जो होता है शुक्रिय द्रव्य में क्या लिखा हुआ है? शुक्रिय द्रव्य जो होता है हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और आपको पता होगा यदि कोई विलयन क्षारीय द्रव्य का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका मतलब ये हुआ उसका पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सामने का। तो इसका मान पीएच मान जो है 7.3 है। कितना है? 7.3 है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। इसमें आपको फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज आप लोग जानते हैं, फ्रक्टोज जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इसी फ्रक्टोज से शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। शुक्राणुओं को क्या मिलता है? पोषण, यानी कि उसको एनर्जी की जो प्राप्ति होती है, जो उसे ऊर्जा मिलता है, वो ऊर्जा यहीं से मिलता है। इसके साथ साथ इसमें और भी अवयव पाए जाते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। तो हमने आपको एक स्पेशल पॉइंट्स में आपको यहाँ से लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि बताइए शुक्राणुओं को शुक्रिय द्रव्य में या फिर सीमेन में पोषण या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, या फिर उसके लिए ईंधन का काम, फ्यूल का काम कौन करता है? हमेशा ध्यान रखिएगा कौन करेगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से शुक्राणुओं को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो विशेष बातें नहीं, कुछ ही बातें हैं जो कि आपको शुक्राशय के संदर्भ में ध्यान रखनी है। पहली बातें कि जो शुक्राशय होता है इसकी संख्या 2 होती है। यह उल्फिन नलिका का बना होता है। यह शुक्रिय द्रव्य स्रावित करता है जो 60 से 70% भाग, सीमेन का 60 से 70% भाग बनाता है। इसके साथ साथ इसका पीएच मान 7.3 होगा। इसमें आपको फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ फ्रक्टोज जो कि यहाँ पर सबसे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है शुक्राणुओं को ऊर्जा प्राप्त करने में, ये क्या करता है? मदद करता है। आइए यहाँ से आपका जो शुक्राशय होता है, ये शुक्राशय यहाँ से कंप्लीट होता है। अब आइए जो सिंहारे की आकृति का एक ग्रंथि है, जिसके हमने नाम दिया है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम दिया है? प्रोस्टेट ग्रंथि नाम दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि की जो संरचना है वो कहाँ है? सबसे पहले इस बात को समझिए। ये मूत्राशय के ठीक नीचे यह वह भाग होता है मूत्राशय जहाँ पर यूरिन जो मूत्र होता है वो स्टोर होता है। तो उसके ठीक नीचे जो होता है अवस्थित होता है कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि अवस्थित होता है इसके ठीक नीचे। और प्रोस्टेट ग्रंथि हमने आपको यहाँ पर देखिए, आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है यह मूत्राशय के नीचे अवस्थित होता है। कहाँ अवस्थित होता है? नीचे अवस्थित होता है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चमक दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो हल्का क्षारीय प्रोस्टेटिक द्रव्य है ना, क्षारीय प्रोस्टेटिक द्रव्य स्रावित करता है। यदि आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा प्रोस्टेटिक द्रव्य, तो हम यहाँ पर इसी चीज को लिख देते हैं। चूंकि इन द्रव्यों का स्रावन प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक द्रव्य बोलते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है? ये सफेद होता है ना, ये क्या होता है? सफेद होता है। इसके साथ साथ सफेद होने के साथ साथ ये क्या होता है? जेली लाइक होता है ना। कैसा होता है? जेली लाइक होता है। और जेली लाइक होता है, जेली क्या होते हैं? ये आपको अर्ध तरल अवस्था होती है या फिर आप अर्ध ठोस वाली अवस्था कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये जब शुक्राणु वृषण से यहाँ से निकलता है
तो जब शुक्राशय के माध्यम से शुक्राशय के द्वारा छोड़ा गया जो द्रव्य है और उसके साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये जब दोनों अपने अपने द्रव्य को स्रावित करते हैं तो शुक्राणु क्या करता है, उसमें कोगुलेट कर जाता है, क्लॉटिंग उसका हो जाता है, ताकि शुक्राणुओं में जो स्टोर एनर्जी है वो मेंटेन रहे, है ना। तो ध्यान रखिए ये बातों को कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ये द्रव्य स्रावित करता है, जो कि सफेद रंग का होता है, जेली के जैसा होता है, और इसी द्रव्य को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक द्रव्य कहते हैं। आपने देखा था शुक्राशय कुल विषय का 60 से 70% भाग बनाया था, लेकिन जो आपको प्रोस्टेटिक द्रव्य होता है वह कुल विषय का 30% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? केवल और केवल 30% भाग बनाता है। इसका मतलब ये बातें भी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो बीज होता है उसका अधिकांश भाग का निर्माण कौन करता है? शुक्राशय करता है। कौन करेगा? शुक्राशय करेगा। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है वह कौन सा ग्रंथि है? वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब आइए, प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है यह शुक्राणुओं के एक्टिवेशन में सहायक होता है। शुक्राणुओं को सक्रिय करने में, एक्टिव करने में क्या करता है? मदद करता है, ताकि शुक्राणु निषेचन की प्रक्रिया को परफॉर्म कर सके। प्रोस्टेटिक द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोस्टेटिक द्रव्य में आपको सिट्रिक एसिड क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। हाँ, इस बात का ख्याल रखेंगे, जो सिट्रेट था, सिट्रेट का स्रावन होता था सेमिनल वेसिकल शुक्राशय से, लेकिन इन बात कर लेते हैं, सिट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, इसका स्रावन होता है प्रोस्टेट ग्रंथि से। इसके साथ साथ इसमें आपको कैल्शियम देखने को मिलता है, इसके साथ साथ फॉस्फेट देखने को मिलता है, और क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग एंजाइम जो होते हैं जो शुक्राणु को क्लॉट करने में हेल्प करता है, वो एंजाइम भी पाया जाता है। और एक और ये पाया जाता है जिसका नाम है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ये भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या है, इसके अभी क्या क्या होंगे। तो पहला हुआ सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लॉटिंग एंजाइम्स, और सबसे लास्ट में प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। तो ये बातें यहाँ से स्पष्ट हो चुकी है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये सिंहारी की आकृति वाला हुआ, मूत्राशय के ठीक नीचे अवस्थित होगा, है ना। इसके साथ साथ यह प्रोस्टेटिक द्रव्य स्रावित करता है जो कि सफेद रंग का होता है, जेली के समान होता है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें आपको जो है सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट इत्यादि पाए जाते हैं। अब सबसे अंत में हम बात कर लेते हैं कॉपर्स ग्रंथि। कॉपर्स ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल? यूरेथ्रल का मतलब होता है मूत्रमार्ग। यूरेथ्रल का मतलब क्या होता है? मूत्रमार्ग। आप देख रहे हैं कि जो पैसेज आपको दिख रहा है ना, इसी पैसेज को हम लोग कहते हैं मूत्रमार्ग। क्योंकि ये मूत्रमार्ग के दोनों ओर अवस्थित है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये मूत्रमार्ग है और ये मूत्रमार्ग के क्या है? दोनों अवस्थित होते हैं, है ना। इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या 2 हो जाएगी, और उन दोनों ग्रंथियों से इसका साइज काफी छोटा होता है। कॉपर्स ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। तो हमने आपको पहले बता दिया, यह मूत्रमार्ग के दोनों ओर पार्श्व भाग में, बगल वाले भागों में अवस्थित होता है, और इसका कार्य क्या होता है? यह एक पारदर्शी एवं जेली के समान द्रव्य स्रावित करता है, जिसका पीएच मान 7.2 होता है। इसका मतलब यह क्षारीय द्रव्य स्रावित करता है, क्षारीय द्रव्य स्रावित करता है, और यह मूत्रमार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है, खत्म करता है, तथा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्नेहन प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब शुक्राणु यहाँ से चलेंगे, तो शुक्राणु यदि चलेगा, मूत्रमार्ग में यदि अम्लीयता रहती है, एसिडिक नेचर होगा मूत्रमार्ग का, तो शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं। इसलिए यदि ये पहले स्रावित हो जाता है तो मूत्रमार्ग की अम्लीयता को ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्योंकि आप जानते होंगे यदि अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं उदासीन हो जाते हैं, इससे क्या होता है? इसकी अम्लता नष्ट हो जाती है, तब शुक्राणु इजी वे में आगे पास कर जाता है। इसके साथ साथ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन का अर्थ ये होगा कि ये शुक्राणु को गति करने में, गति का मतलब यहाँ पर मोटिलिटी जो होता है उसको आसानी से शुक्राणु पास कर सके, इसके लिए वो माध्यम बनाता है ताकि वो आसानी से पास कर सके। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कॉपर्स ग्रंथि के बारे में विशेष नहीं, सबसे पहले इसकी संख्या रखनी है। इसकी संख्या 2 होती है, और इसके साथ साथ ये यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग के दोनों अवस्थित होते हैं, और यह एक पारदर्शी जेली के समान द्रव्य स्रावित करता है, जिसका पीएच मान 7.2 होता है, और यह मूत्रमार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है, तथा शुक्राणुओं के लिए क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि शुक्राणु आसानी से गति कर सके। तो ये बातें आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। आइए अब देखिए यहाँ से शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि,
ये तीनों ग्रंथि एक साथ जब अपने अपने स्रावन को छोड़ते हैं, स्खलन वाहिका में छोड़ते हैं। कहां छोड़ते हैं? स्खलन वाहिका में छोड़ते हैं। अब देखिए, जब शुक्राणु यहां से मूव करना स्टार्ट किया होगा, जब शुक्राणु यहां से गति करना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? शुक्राणु जब गति करते हुए आ रहे होते हैं शुक्रवाहक के माध्यम से, तो ठीक उसी समय क्या होता है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये क्या होता है? कॉर्पस ग्रंथि, तीनों अपना अपना द्रव्य छोड़ते हैं ताकि शुक्राणुओं को एक माध्यम मिल सके, एक तरल माध्यम मिल सके, जिस माध्यम में वो आसानी से स्विम कर सके, आसानी से तैर सके। तो यहां से आपने क्या देखा? शुक्राशय, फिर आपने क्या देखा? प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो इरेक्टर ग्रंथि यानी कॉर्पस ग्रंथि, तीनों ग्रंथि और शुक्राणु यहां से पास कर रहे होंगे। तीनों ग्रंथियों का जो स्राव होता है, इसी स्राव को हम लोग एक साथ करते हैं सीमेन। क्या करते हैं? सीमेन, यानी कि वीर्य करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी परिभाषा। वीर्य क्या होता है? तो वीर्य के बारे में, सीमेन के बारे में आपने लिखा है कि शुक्राणु सहित, है ना, शुक्राणु सहित सभी सहायक ग्रंथियों का जो स्राव होता है, जो सेक्रेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सीमेन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? एक बार में एवरेज औसतन सीमेन की जो मात्रा स्रावित होती है वो 3 से 4 ml होती है। कितनी होती है? 3 से 4 ml होती है। यदि हम बीज का हम पीएच मान जानना चाहें, इसका पीएच मान होता है 7.3, यानी कि जरा सा ये हल्का सा क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और इसमें जो शुक्राणु की संख्या होती है वो औसतन कितनी होनी चाहिए? 20 से 120 मिलियन होना चाहिए। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा, कितनी ये सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है कि मात्र 3 से 4 ml, है ना, 3 से 4 ml जो आपका होता है बीज, उसमें इसकी संख्या 20 से 120 मिलियन देखने को मिलती है ना। एक जो सिरिंज आता है, जो इंजेक्शन देने के लिए सिरिंज आता है, उस सिरिंज से सबसे जो छोटा होता है वो भी 3 या 5 ml का होता है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इस छोटे से मात्रा में, इस तनिक मात्रा में, है ना, बीज की जो तनिक मात्रा है, इसमें आपको इतनी ज्यादा सीमेन, इतने ज्यादा शुक्राणु देखने को मिलते हैं। अब आइए, बीज से संबंधित कुछ विकार है। यदि बीज में कुछ प्रकार के खामियां होती हैं, कुछ विकार होता है, तो विकार को मेडिकल साइंस में कुछ एक स्पेशल नाम दिया गया है, और ये एक प्रकार का विकार ही आप समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। जब बीज में शुक्राणु की संख्या या फिर उसकी संरचना में अंतर आपको देखने को मिलता है, उसके कुछ कंडीशन से उस कंडीशन को हम लोग देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ओलिगोस्पर्मिया, है ना। ओलिगोस्पर्मिया का अर्थ क्या होता है? यदि आपको बीज में 20 मिलियन से कम शुक्राणु यदि आपको देखने को मिल रहा है, कितना? 20 मिलियन से कम शुक्राणु यदि आपको देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को आप लोग कहिएगा ओलिगोस्पर्मिया। क्या कहिएगा? ओलिगोस्पर्मिया। और यदि आपको बीज में शुक्राणु नाम मात्र के या फिर नहीं देखने को मिल रहा है, अनुपस्थिति है शुक्राणुओं की, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एजियोस्पर्मिया। क्या कहेंगे? एजियोस्पर्मिया। और सबसे अंत में एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब ये हुआ कि बीज में जब शुक्राणु की गतिशीलता घट जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? एस्थेनोस्पर्मिया कहेंगे। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि ओलिगोस्पर्मिया जब बीज में शुक्राणु की संख्या 20 मिलियन से कम हो, 20 मिलियन प्रति लीटर, 1 लीटर 20 मिलियन होता, आप सोच सकते हैं। और यदि आपको बीज में शुक्राणु की अनुपस्थिति यदि आपको देखने को मिलती है, बीज से स्रावित हो रहा है, उसमें यदि आपको शुक्राणु नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ वो व्यक्ति एजियोस्पर्मिया का शिकार है। इसके बाद है एस्थेनोस्पर्मिया। यदि बीज के शुक्राणुओं में गतिशीलता में कमी आती है, मूविंग कैपेसिटी में कमी आती है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? एस्थेनोस्पर्मिया कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बातों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आप लोग इस डायग्राम को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि डायग्राम यदि आप समझ जाते हैं, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, ये तीनों सहायक ग्रंथि है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉर्पस। तीनों ग्रंथि अपने अपने द्रव्य को स्रावित करेंगे। कब स्रावित करेंगे? जिसमें शुक्राणु यहाँ से गति करते हुए स्तन वाहिका में आ रहे होते हैं, उसी समय फिर ये तीनों ही अपने अपने द्रव्य को स्रावित करता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से, फिर पेनिस के माध्यम से बॉडी के आउटसाइड या फिर फीमेल बॉडी के इनसाइड में छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लें, और ये डायग्राम यदि आप समझ जाते हैं तो आपके लिए टॉपिक कुछ भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है ना। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों को, इन तमाम
टॉपिक्स को आप क्या होंगे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।